दोस्तों 300 साल से भी ज्यादा लंबा मुगल एम्पायर, उसको कैसे एक छोटी कंपनी जड़ से उखाड़ फेंकती है। दोस्तों साल 1686 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल एम्पायर के खिलाफ जंग छेड़ देती है। उस वक्त के मुगल शहंशाह औरंगजेब थे। दोस्तों औरंगजेब को पूरे मुगल एम्पायर का सबसे ताकतवर राजा माना जाता है और इसी वजह से इस जंग को ईस्ट इंडिया कंपनी की बेवकूफी बताया जाता है, क्योंकि दोस्तों उनकी आर्मी मुगलों की आर्मी से छोटी भी थी और कमजोर भी थी। इसी वजह से मुगलों ने उनको आसानी से हरा दिया। इंडिया में मौजूद कंपनी की फैक्ट्रीज को जब्त कर लिया गया, उनके ऑफिसर्स को अरेस्ट कर लिया गया, उनके गवर्नर्स को औरंगजेब के सामने घुटने टेकने पड़े। लेकिन पूरे 300 साल बाद उस एक फॉरेन ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे हिंदुस्तान पर अपना कब्जा जमा लिया। आइए जानते हैं कैसे। दोस्तों ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट्स एंड व्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए वीडियो में। दोस्तों जितनी भी कंपनीज आपके जहन में आ रही होंगी, एप्पल, फेसबुक या गूगल, ये ईस्ट इंडिया कंपनी उस वक्त की सबसे ज्यादा ताकतवर और बड़ी कंपनी बन गई। दोस्तों सन 1600 में इस कंपनी की शुरुआत की जाती है। उस टाइम ये एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी थी। इसके 125 शेयर होल्डर्स थे। ये कंपनी मसालों की ट्रेडिंग के लिए बनाई गई थी। इन्होंने अपने कारोबार का आगाज इंडोनेशिया से किया, लेकिन वहां पर पहले से ही स्पेनिश और पोर्टुगीज कंपनी काम कर रही थी और साथ ही साथ डच कंपनी ने भी इस आइलैंड पर काम करना शुरू कर दिया था और ईस्ट इंडिया कंपनी के मुकाबले में वो ज्यादा प्रॉफिटेबल निकलती हैं। इसके साथ इनके पास पैसा और बेहतरीन आर्मी भी होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी समझ गई हमें अपना धंधा कहीं और जमाना पड़ेगा, तो दोस्तों इसी के चलते उनकी नजर इंडिया पर पड़ती है। इंडिया में बहुत सारे स्पाइसेस और टेक्सटाइल्स थे, तो साल 1608 में EIC के मर्चेंट्स इंडिया पहुंचते हैं। उस वक्त वहां पर मुगलों का राज था और उनकी आर्मी में तकरीबन 40 लाख से ज्यादा सिपाही थे। दोस्तों वो अपना जहाज जाके इंडिया में रोकते हैं। जहाज के कैप्टन विलियम हॉकिंस एक बहुत लंबा सफर तय करने के बाद इंडिया की सरजमीन पर उतरे। वो वहां पर मुगल एम्पायर जहांगीर से मिले और उनसे परमिशन मांगने लग गए, प्लीज हमें सूरत में फैक्ट्री लगाने की इजाजत दे दें, हम भी वहां पर ट्रेड करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों जहांगीर उन्हें मना कर देते हैं, क्योंकि उस वक्त वहां पर पोर्टुगीज ट्रेडर्स मौजूद थे और उनके मुगलों के साथ रिलेशन अच्छे थे। तो EIC ऑफिशियल सोचते हैं कि मुगल टेरिटरी में जगह नहीं मिल पा रही, तो इंडिया के किसी और हिस्से में जाकर कोशिश करें जहां पर इनकी टेरिटरी ना हो। साल 1611 में इनकी कोशिश कामयाब होती है और ये आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री सेटअप करते हैं। वहां के लोकल राजा ने इन्हें परमिशन दे दी थी और अगले कुछ सालों में ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पकड़ मजबूत करती है और कुछ फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करती है। दोस्तों साल 1612 में ये वापस सूरत जाते हैं और पोर्टुगीज खिलाफ जंग छेड़ देते हैं, जिसे बैटल ऑफ स्वाली कहा जाता है। पोर्टुगीज लोग वो जंग हार जाते हैं, जिसके बाद उनका होल्ड सिर्फ गोवा तक महदूद हो जाता है। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी खिलाड़ी बन जाती है। इस जंग के जीतने के बाद सन 1615 में ईस्ट इंडिया कंपनी किंग जेम्स I को रिक्वेस्ट करती है कि वो अपनी तरफ से एक रॉयल रिप्रेजेंटेटिव भेजें मुगल राजा को। अगर इस बार वो कोशिश करेंगे तो शायद मुगल शहंशाह मान जाएं। तो इंग्लिश किंग की तरफ से सर थॉमस रॉय को भेजा जाता है, जो कि एक डिप्लोमेट थे। ये वो कर दिखाते हैं जो सर हॉकिंस नहीं कर पाए। ये जहांगीर से जब मिलते हैं तो उन्हें कई बड़े बड़े तोहफे देते हैं, जिसे देखकर जहांगीर इंप्रेस हो जाते हैं। तो इसीलिए एक शाही फरमान इशू करते हैं कि इंग्लिश लोगों को परमिशंस दे दी जाती हैं कि वो सूरत में अपनी फैक्ट्री लगाएं। इतना ही नहीं, उन्हें कुछ एक्सक्लूसिव राइट्स भी दिए जाते हैं कि कुछ टेरिटरीज में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड कर सकती है। उसके बदले एक एनुअल पेमेंट देनी पड़ेगी मुगल राज को। उसके बाद फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री खड़ी होती है सूरत में और अगले कुछ वक्त में कई फैक्ट्रीज खड़ी की जाती हैं। मद्रा, अहमदाबाद, बॉम्बे, आगरा, पटना। कंपनी का धंधा बहुत अच्छा चलता है, काफी मुनाफा कमाते हैं। जिन शहरों में इनकी फैक्ट्रीज लगी थी उन शहरों में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी देखने को मिलती है। दोस्तों अभी ये चाह रहे थे कि मुगल्स की सारी टेरिटरीज पर फैक्ट्रीज बनाए, स्पेशली ईस्ट बंगाल। उस वक्त का बंगाल मतलब आज के वक्त का वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, बिहार और ओडिशा कमर्शियली से बहुत सक्सेसफुल रीजन माना जाता था। कंपनी के एम्बिशंस बहुत बड़े थे। वो अब पॉलिटिकल पावर्स भी अपने हाथों में चाहते थे, तो वो इंग्लिश किंग से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज हमारी पावर्स बढ़ा दें। तो उस वक्त के किंग चार्ल्स II ईस्ट इंडिया कंपनी को राइट्स दे देते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी कोई भी टेरिटरी एक्वायर कर सकती है, पॉलिटिकल पावर्स अपने हाथ में रख सकती है, अपनी टेरिटरीज में सिविल और क्रिमिनल ज्यूरिडिक्शन देख सकती है, अपनी मनी प्रिंटिंग कर सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, अपनी एक प्राइवेट आर्मी भी दी जाती है। दोस्तों आज के जमाने में ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, मगर उस वक्त इंग्लिश मोनार्की ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ये पावर्स दे दिए।
दोस्तों सन 1682 में ईआईसी ने मुगल गवर्नर ऑफ बंगाल से मुज़ाकरात करने की कोशिश की। दोस्तों कंपनी चाह रही थी कि गवर्नर एक शाही ऐलान जारी करे ताकि वो बंगाल में विदाउट टैक्स कट्स ट्रेडिंग कर सके। उस वक्त के नए मुगल बादशाह औरंगजेब गद्दी पर थे, उन्होंने उनकी दरख्वास्त रद्द कर दी। ईआईसी के गवर्नर जोसिया चाइल्ड ने इस फैसले के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। दोस्तों ये जंग 1686 में हुई, इसका जिक्र मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी किया था। यह फैसला एक बेवकूफी साबित हुआ क्योंकि उनकी आर्मी मुगलों की आर्मी के मुकाबले में बहुत छोटी थी और कमजोर थी। जोसिया चाइल्ड को औरंगजेब से माफी मांगनी पड़ी। औरंगजेब ने उन पर $1.5 लाख का फाइन लगाया, जो कि आज के दौर में तकरीबन $350 मिलियन के बराबर बनते हैं। इस जुर्माने के बाद ईआईसी को ट्रेडिंग के प्रिविलेजेस मिल गई और जो फैक्ट्रीज जब्त की गई थी वो उनको वापस कर दी गई। कंपनी के ऑफिशियल्स ने उस टाइम तो सब्र दिखाया, लेकिन उनकी नजर अब भी बंगाल पर थी और वो वहां पर कंट्रोल हासिल करने का मौका ढूंढ रहे थे। और वो मौका उन्हें मिला सन 1707 में, जब औरंगजेब वफात पा गए। औरंगजेब की मौत के बाद मुगल एम्पायर बहुत कमजोर हो गया था। तख्त के लिए लड़ाई शुरू हो गई। लोकल नवाब लैंडलॉर्ड्स अपने रीजन पर अपना खुद का कंट्रोल बनाने लगे। अब वहां पर मराठा, राजपूत, रोहिला ये काफी ताकतवर बन गए थे। इनके आपस में काफी वॉर कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। पर्शियन रूलर नादिर शाह ने हमला किया और मुगलों का खजाना लूट कर चला गया। इंडियन सब कॉन्टिनेंट डिसेंट्रलाइज हो जाता है अलग अलग रीजन्स में। दोस्तों इस सब के चलते ईस्ट इंडिया कंपनी अपने काम पर ध्यान दे रही थी, वो न्यू टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट कर रही थी और ग्रेट ब्रिटेन से और लोग मंगवाए गए कि आओ ईस्ट इंडिया कंपनी की प्राइवेट आर्मी का हिस्सा बनो। ईआईसी लोकल इंडियंस को भी ट्रेन करके आर्मी में ज्वाइन करवा रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का हिस्सा बनने वाले लोकल इंडियंस को स्पॉयस भी कहा जाता था। दोस्तों मुगल एम्पायर के कमजोर होने के बाद ईआईसी ने उन पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया था बंगाल में ट्रेडिंग प्रिविलेजेस लेने के लिए। और फाइनली 1717 में उस वक्त के मुगल एम्परर फर्रुखसियार ने ईआईसी को बंगाल में टैक्स फ्री ट्रेडिंग राइट्स दे दिए। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की बहुत बड़ी जीत थी। उन्हें बंगाल में फैक्ट्री लगाने की इजाजत मिली, उसके साथ स्पेशल ट्रेड परमिट की मदद से वो टैक्स भी पे नहीं कर रहे थे। इससे मुगल एम्पायर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और बढ़ गईं। कुछ महीने बाद 1717 में ही फॉर्मर मुगल गवर्नर ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान ने मुगल एम्पायर को छोड़कर अपने आप को नवाब ऑफ बंगाल डिक्लेयर कर दिया। इसके चलते उन्होंने ईआईसी को टैक्सेस देने का ऑर्डर दिया। ईआईसी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई कि ये हमारे साथ नाइंसाफी है। दोस्तों इस दौर में जब मुगल एम्पायर कमजोर पड़ जाता है तो इंडिया में बहुत कुछ हो रहा था। ईआईसी के यूरोपियन कॉम्पिटिटर्स जैसे डच और डेन्स भी मुगलों के कमजोर होने का फायदा उठा रहे थे और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अपना बिजनेस सेटअप कर रहे थे। ये यूरोपियन पावर्स इंडियन टेरिटरीज पर अपना कंट्रोल पाना चाहते थे और ईस्ट इंडिया कंपनी भी यही चाहती थी। दोस्तों मिड 1700s तक ब्रिटिश और फ्रेंच इंडियन सब कॉन्टिनेंट के दो डोमिनेंट पावर बन गए थे। इसी के चलते इनकी आपस में काफी जंगें भी हुई। वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन, कर्नाटक वॉर्स, और ब्रिटिश ये जंगें जीत गई। फ्रेंच अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस खो बैठे थे, उनके पास कुछ ही टेरिटरीज रह गई थी। दोस्तों इसी के चलते लोकल इंडियंस भी पावर के लिए लड़ रहे थे। साल 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल के नए नवाब बनते हैं। ईआईसी लगातार इन नवाबों की अथॉरिटी को डिसरिस्पेक्ट कर रही थी। सिराजुद्दौला ने सोचा कि बहुत हुआ, अब और नहीं, और वो अपनी आर्मी को लेकर गए और मुर्शिदाबाद में फोर्ट विलियम पर हमला बोल दिया। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का एक किला था जहां कई ब्रिटिश ऑफिसर्स को जेल में बंद कर दिया गया, जिसमें काफी मारे भी गए क्योंकि उनको बहुत छोटी जेल में बंद किया गया था। इस इंसिडेंट को ब्लैक होल ट्रेजेडी ऑफ कलकत्ता कहा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसका बदला लेने की ठान ली। उन्होंने नवाब के राइवल्स को अपने साथ मिलाया। जगत सेठ जो कि मुर्शिदाबाद में बेस्ड थे, उस टाइम बंगाल के सबसे अमीर परिवारों में से उन परिवार था। इसके अलावा नवाब की आर्मी के जो कमांडर थे मीर जाफर। तुम वो हो जो मैं मीर जाफर का कहता हूं, तुम हो वो मीर जाफर। जी हाँ, वही मीर जाफर। उनके खुद के सपने थे वो नवाब बने। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव की लीडरशिप के अंदर जगत सेठ के परिवार के साथ मीर जाफर से हाथ मिलाया और प्लान बनाया तख्त उलटने का। जब सिराजुद्दौला को पता लगा कि उनके दुश्मनों ने ईआईसी के साथ हाथ मिला लिया है, तो वो सीधा गए ब्रिटिश के दुश्मन फ्रेंच के साथ हाथ मिलाया और कहा कि आओ साथ में मिलकर जंग लड़ते हैं। ये लड़ाई जून 1757 में लड़ी गई, जिसे बैटल ऑफ प्लेजी कहा जाता है। हालांकि सिराजुद्दौला की आर्मी 15 गुना बड़ी थी, लेकिन वो फिर भी हार गए। दोस्तों इंग्लिश कंपनी ने ये जंग जीतने के बाद अपने वादे के मुताबिक अपने नए दोस्त मीर जाफर को गद्दी पर बिठाया और बंगाल का नया पपेट नवाब बना दिया। लेकिन कुछ सालों बाद इनका बिठाया हुआ नवाब मीर जाफर
उसकी भी डिसएग्रीमेंट्स होने लगी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। एक्चुअली उसने डच कंपनी के साथ अलायंस करके ईस्ट इंडिया कंपनी को हराकर बंगाल से बाहर निकालने की कोशिश की। जैसे ही ईआईसी को इसका पता चला, उन्होंने मीर जाफर को गद्दी से हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब बना दिया। ये 1760 में बंगाल के नए नवाब बने, लेकिन थोड़े ही वक्त में इनकी भी डिसएग्रीमेंट्स हुई ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। वो इंग्लिश कंपनी से आजादी चाहने लगे थे और सन 1763 में अपनी आर्मी लेके चले गए ब्रिटिश फोर्सेस के साथ जंग करने। लेकिन तब तक ब्रिटिश फोर्सेस बहुत ताकतवर बन चुकी थी। उन्होंने मीर कासिम को हरा दिया। ब्रिटिश कंपनी ने मीर जाफर को फिर से बुलाया कि आओ हम आपको दूसरा मौका देते हैं, और उन्हें फिर से बंगाल का नवाब बना दिया। लेकिन मीर कासिम वहां से अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और उस वक्त के मुगल शहंशाह शाह आलम दोम के पास गए और तीनों ने मिलकर इंग्लिश कंपनी को बाहर निकालने के लिए अलायंस किया। इन तीनों ने मिलकर 1764 में इंग्लिश कंपनी के खिलाफ जंग लड़ी, जिसे बैटल ऑफ बुक्सार कहा जाता है, और ये लड़ाई भी ब्रिटिश जीत गए। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि बहुत हुआ पपेट नवाब का किस्सा, अब हम खुद ही बंगाल को डायरेक्टली रूल करेंगे। उन्होंने इतनी बड़ी जंग जीतने के बाद शाह आलम II से ट्रीटी साइन करवाई, जिसे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कहते हैं। उसके मुताबिक 1765 में रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर एंड कमांडर एंड चीफ बना दिया जाता है। और दूसरा, अब बंगाल के टैक्सेस से जितना भी पैसा आ रहा था वो डायरेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाएगा। कंपनी के पास बहुत से सोर्सेस थे पैसे कमाने के। लेकिन ये यही नहीं रुके, इनकी नजर इंडिया की दूसरी टेरिटरीज पर थी। ये लोकल राजा नवाबों को प्रेशराइज कर रहे थे कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सब्सिडरी अलायंस में चले जाएं। ये भी एक अनोखी चीज थी। इस अलायंस के मुताबिक राजा अपनी खुद की आर्मी नहीं रख सकते थे। अगर उनकी किसी के साथ लड़ाई होगी तो कंपनी अपनी आर्मी भेजेगी, लेकिन इसके बदले में राजा उनको पे करेंगे। दोस्तों, राजा और नवाबों के हिसाब से देखा जाए तो उनके पैसे बच रहे थे, उन्हें अपनी आर्मी मेंटेन नहीं करनी पड़ रही थी। लेकिन इंग्लिश कंपनी के हिसाब से ये बहुत बड़ी चालाकी थी। अगर राजाओं के पास आर्मी ही नहीं होगी तो वो उनसे कभी लड़ाई ही नहीं कर पाएंगे। ऊपर से उन्हें पैसे भी मिल रहे थे, और अगर वो राजा महाराजा लोग ये पेमेंट अदा नहीं कर पाते किसी भी वजह से, तो उनका कुछ एरिया ईआईसी के कब्जे में आ जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके ईआईसी अपनी टेरिटरीज को बढ़ाता गया। दोस्तों, छुप छुप के इंग्लिश कंपनी अपने रेजिडेंट्स के जरिए उनकी पॉलिटिक्स में घुसने की कोशिश कर रही थी। इस टेक्निक से बहुत से एरियाज इनडायरेक्टली उनके कंट्रोल में आ गए। दोस्तों, कहीं पर अलायंस, कहीं पर पावर, कहीं पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, इन सब टेक्निक्स की मदद से ईस्ट इंडिया कंपनी 75% इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा अपने हाथ में कर चुकी थी। बकाया 25% हिस्सा उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के जरिए अपने कब्जे में कर लिया। अगर कोई राजा गुजर जाता है और उसका कोई वारिस नहीं होता तो वो टेरिटरी ऑटोमेटिक इंग्लिश कंपनी के हिस्से में चली जाएगी। दोस्तों, इस डॉक्ट्रिन के जरिए 1848 में सतारा, 1852 में उदयपुर, 1853 में नागपुर और फाइनली 1854 में झांसी ये उनके कब्जे में आ गए थे। लेकिन कुछ वक्त बाद दोस्तों, इंडिया एक्ट 1858 के अकॉर्डिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी टेरिटरीज, फोर्सेस और दौलत अपने पास ले लेती है और कंपनी को डिसॉल्व कर देती है, और यहां से ब्रिटिश राज शुरू हो जाता है। मुगल एम्पायर का खात्मा हो जाता है। उनके आखिरी एम्परर को बर्मा भेज दिया जाता है। दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।